एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने स्टार्ट किए थे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में सेकंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम हमने किया था स्टार्ट, जिसमें आर्टिकल नंबर 19 एंड 20 हम कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, तो अब आर्टिकल नंबर 21 जो है ये देखो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस दी गई बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बहुत सारे केसेस ऐसे आए जिसमें इसकी इंटरप्रिटेशंस दी गई बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको ज़्यादा डिटेल में हमें करना पड़ेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी फंडामेंटल राइट्स के अलावा हम जितने भी आर्टिकल्स करेंगे उनको हम उतने ज़्यादा डिटेल में ना भी करें तब भी सफिशेंट होगा एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 की। तो आर्टिकल 21 बोलता है, declares that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law। अब देखो कि इसमें बात की गई है कि किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जा सकता, किसी भी पर्सन से उसकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीना जा सकता। ठीक है, बट एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। बट एक्सेप्शन है इसमें कि जो लॉ में प्रोसीजर बताया गया है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि अब मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताती हूँ कि किसी भी पर्सन से उसकी लाइफ पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती। अब यहाँ पे जो नो पर्सन है उसका मीनिंग है बोथ सिटीज़न एज वेल एज नॉन सिटीज़न। यानी कि ये आर्टिकल सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं है, ये सिटीज़न एज वेल एज नॉन सिटीजन्स के लिए आर्टिकल अवेलेबल है। ठीक है, तो किसी भी पर्सन से उसकी लाइफ को नहीं छीना जा सकता और पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीना जा सकता। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व आर्टिकल है जिसकी इंटरप्रिटेशन दी गई हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसमें लाइफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा सर्वाइवल नहीं है, यानी कि हमारी जो हम सांस लेते हैं सिर्फ उतना तक ये आर्टिकल नहीं है। इसमें बहुत सारी डिटेल में राइट्स बताए गए जो लाइफ के अंदर, यानी कि हमें अपनी लाइफ को डिग्निटी से जीने के लिए जो भी चीज़ चाहिए उस चीज़ को हमसे नहीं छीना जा सकता। ठीक है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो ना हमारी लाइफ को नहीं छीना जा सकता, हमारी पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीना जा सकता, सिर्फ उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा जो हमारे लॉ में बताया गया है। ठीक है, अब लॉ के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब लॉ में क्या बताया गया कि कोई ऑफेंस करेगा, कोई क्राइम करेगा, ठीक है, तो उसको सज़ा दी जाएगी बाय लॉ। ठीक है, तो अगर लॉ के अकॉर्डिंग तो आप किसी को फांसी भी दे सकते हो अगर उसने कोई ऑफेंस किया है। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो आप। तो उसमें क्या हुआ, उसकी तो लाइफ डिप्राइव की गई। ठीक है, तो अगर वो कोई क्राइम करता है, कोई ऑफेंस करता है, ठीक है, तो उसकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीना जा सकता है। बट उस केस में आपको उस पर्सन को बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, उसकी लिबर्टी को छीना जा रहा है। अब आर्टिकल नंबर 21 में बोला गया कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकते। ठीक है, बट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीना जा सकता है, सिर्फ वो लॉ के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, अब 1950 में एक केस आता है, गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। जो एक गोपालन थे उनको डिटेन कर लिया जाता है, ठीक है, बाय एग्जीक्यूटिव, और वो केस करते हैं कि इससे मेरे फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है। ठीक है, उनको नहीं बताया जा रहा। अब देखो, अगर पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है, ठीक है, या उसको डिटेन करती है, तो उसको रीज़न बताना पड़ेगा कि उसको किस बेसिस पे अरेस्ट किया जा रहा है, किस बेसिस पे उसकी लिबर्टी को छीना जा रहा है। मान लो पुलिस किसी के घर में चली जाती है किसी की तलाशी लेने के लिए, ठीक है, तो उसको पहले रीज़न देना पड़ेंगे कि वो किस बेसिस पे, मतलब ऐसे थोड़ी कोई किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है, उसको उसके पीछे के रीजंस बताना पड़ेंगे, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो कि लॉ में बताया गया। अब ये किसको फॉलो करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव को। अब ना इस इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आर्टिकल 21 जो है वो अवेलेबल है। जो 1950 में एक केस आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 अवेलेबल है
ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन। ठीक है, अब आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन का क्या मतलब है? आर्बिट्रेरी यानी कि अनफेयर, कि एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा एक्शन ना ले जो कि अनफेयर हो। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए बेसिकली ये आर्टिकल है, ये बोला गया 1950 में। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं, पुलिस हो गई, तो यानी कि पुलिस जो है कोई ऐसा काम भी तो कर सकती है जो बिल्कुल अनफेयर हो। वो अनफेयर तरीके से किसी को अरेस्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है। ठीक है, किसी को अपनी मर्जी से पकड़ ले, जेल में डाल दे और जब मन करे छोड़ दे। ठीक है, तो पुलिस कुछ अनफेयर ना करे, इसलिए ये आर्टिकल है, ये बोला गया 1950 में। ठीक है, पुलिस को प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो किसी पर्सन की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीन सकते हैं। बट साथ में बोला गया कि इसमें आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन की बात नहीं की गई, इसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन की बात की गई। अब आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन क्या होते हैं? लेजिस्लेटिव होता है जो लॉ बनाते हैं, लॉ, पार्लियामेंट हो गई, स्टेट लेजिस्लेचर हो गए। ठीक है, तो अब अनफेयर तो आपके साथ पार्लियामेंट भी कर सकती है ना। अब मान लो कोई लॉ बनाया जाता है, वो अनफेयर है, जो हमारी लाइफ, पर्सनल लिबर्टी को छीन रहा है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव भी तो ऐसा कोई लॉ बना सकती है जो अनफेयर हो। ठीक है, बट 1950 में जो इंटरप्रिटेशन दी गई उसमें बोला गया कि ये आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन की बात नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन की बात करता है। ठीक है, अब 1950 में जो फर्स्ट केस आया था इस आर्टिकल से रिगार्डिंग AK गोपालन केस, उस केस में सुप्रीम कोर्ट एक नैरो इंटरप्रिटेशन देके बोलती है कि सिर्फ ये अगेंस्ट है आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन के। ठीक है, इसमें लेजिस्लेटिव एक्शन की कोई बात नहीं की गई। ठीक है, तो गोपालन केस 1950 में आया और 1950 से लेकर 1978 तक उसी प्रोसीजर को फॉलो किया गया। ठीक है, अब 1978 में एक और केस आता है, मेनका गांधी केस। अब ये जो मेनका गांधी थी, जो कि संजय गांधी की पत्नी थी, तो इनका जो पासपोर्ट था वो ले लिया जाता है बाय अथॉरिटीज़। ठीक है, अब ये रीज़न पूछती हैं तो उनका कोई रीज़न नहीं बताया जाता, बस इतना बोला जाता है कि हम लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एग्जीक्यूटिव का तो काम है लॉ को फॉलो करना। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव तो अपनी मर्जी से कोई लॉ नहीं बना सकती, उनको जो लॉ फॉलो करना था उस बेसिस पे उन्होंने उनका जो पासपोर्ट था वो ले लिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं और वहाँ पे बोलती हैं कि मेरा जो पासपोर्ट लिया गया इससे मेरी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इफ़ेक्ट हो रही है। ठीक है, मेरी फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को मुझसे छीना जा रहा है। ठीक है, तो कोर्ट इसमें एक वाइडर इंटरप्रिटेशन देता है और कोर्ट इसमें बोलता है, ओवररूल्ड करता है अपनी जजमेंट को जो कि गोपालन केस में दी गई थी, और वाइडर इंटरप्रिटेशन देता है और बोलता है कि आप किसी भी पर्सन की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीन सकते हो, बट जो कि प्रोसीजर बताया गया है लॉ में वो क्या होना चाहिए? फेयर, रीजनेबल एंड जस्ट होना चाहिए। ठीक है, पहले तो बोला गया था कि आपकी जो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है, पर्सनल लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, उसको छीना जा सकता है, बट जो प्रोसीजर बताया गया है लॉ में उसको फॉलो करना पड़ेगा। बट इस केस में बोला जाता है कि प्रोसीजर जो लॉ में बताया गया है वो फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए एंड जस्ट होना चाहिए। अगर वो लॉ अनफेयर होगा, रीजनेबल नहीं होगा, अनरीजनेबल होगा, अनजस्ट होगा, तो फिर उस लॉ को नहीं माना जाएगा। फिर इसमें ऐड किया जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को, जो कि है अमेरिकन एक्सप्रेशन। ठीक है, पहले प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ था, अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये ऐड किया जाता है कि लॉ जो है फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। तो गोपालन केस में बात की गई थी आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन की, बट अब बात की गई है आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन की।
एग्जीक्यूटिव तो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो अनफेयर हो, अनजस्ट हो, ठीक है। उसको किसी रीज़न के अकॉर्डिंग ही किसी पर्सन की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीना जा सकता है। बट अब लेजिस्लेटिव कोई ऐसा लॉ ना बना दे जो अनफेयर हो, अनजस्ट हो, इसलिए बाइंडिंग लगा दी जाती है आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन पे, ठीक है। तो यानी कि अब ये मेनका गांधी केस के बाद से ये लॉ बोथ आर्बिट्रेरी एक्शन और लेजिस्लेटिव एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। देखो आर्टिकल नंबर 21 जो हमने किया उसमें 1978 जो मेनका गांधी केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट एक वाइडर इंटरप्रिटेशन देता है और उस इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे राइट्स को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। यानी कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर बहुत सारे राइट्स इंक्लूड हैं, जैसे राइट टू शेल्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू हेल्थ, ठीक है। तो ये जितने भी राइट्स सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटरप्रिटेशन में बताए वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब हम जो देखने वाले हैं आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल 21A है ये आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन का। अब देखो जिस राइट में, जिस आर्टिकल में कैपिटल अल्फ़ाबेट लग जाता है यानी कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब राइट टू एजुकेशन को ऐड किया जाता है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि आई थी 2002 में, ठीक है। यानी कि उससे पहले ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अब राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया गया। अब किसकी एजुकेशन? तो स्टेट शैल प्रोवाइड, स्टेट को बोला गया कि स्टेट जो है प्रोवाइड करेगी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। कितनी एज से? 6 to 14 ईयर्स। अब देखो स्टेट को ये बोला जाता है कि 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई, यानी कि हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन की बात इसमें नहीं की गई है। इसमें सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में ये राइट दिया गया, यानी कि सभी बच्चों का ये राइट है 6 to 14 के जितने भी बच्चे हैं कि उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। अब एजुकेशन को एक मेन फोकस बनाने के लिए, प्रायोरिटी बनाने के लिए हमारी कंट्री में इस फंडामेंटल राइट में ऐड किया जाता है इस आर्टिकल को, ठीक है। अब सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि क्या एजुकेशन की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई, यानी कि हमारा एजुकेशन का कोई राइट नहीं था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन की बात की गई DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आते हैं पार्ट 4 में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आते हैं DPSP, ठीक है। अब उसमें जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वहाँ पे राइट टू एजुकेशन की बात की गई। अब जो DPSP हैं इनके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम पार्ट 4 करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि DPSP जो है वो एनफोर्स नहीं करवा सकती कोर्ट, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को तो आप वायलेशन पे आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन DPSP जो है वो कंपल्सरी फॉलो नहीं की जाएगी बाय स्टेट, ठीक है। अगर स्टेट चाहे तो DPSP को फॉलो कर सकती है, अगर ना चाहे तो ना नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये नॉट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट, ठीक है। अब स्टेट अपनी पॉलिसीज़ में इन DPSP को फॉलो कर सकती है, नहीं भी कर सकती, लेकिन हमारे एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाने के लिए, ठीक है, ताकि स्टेट पे ये बाइंडिंग लग जाए कि उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है बच्चों के लिए, तब इसको ऐड किया जाता है पार्ट 3 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। आज का जो आर्टिकल था राइट टू फ्रीडम का, आर्टिकल 21 एंड 21A, वो हमने कर लिया है कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट आर्टिकल करेंगे राइट टू फ्रीडम का, आर्टिकल नंबर 22। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्द ही न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।